नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टोरी भी चतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म। डकैती का अलार्म पार्ट 3। बातों के दौरान दोनों कॉफी पी रहे थे। सौदा कहाँ हो रहा है। समुद्र में तैरती कैसीनो पर एक विशाल पुराने जहाज को कैसीनो का रूप दिया गया है। 2 मंजिला है वो। एक ऐसे कई कैसीनो रूपी जहाज तुम्हें समुद्र में खड़े दिखाई दे जाएंगे। जानता हूँ। कैसीनो का नाम क्या है? रेड रोज कैसीनो। तुम्हारा प्लान क्या है? इसके लिए तुम्हें वापस होटल चलना होगा। क्यों? वहां पर प्लान भी बताऊंगी और कुछ दिखाऊंगी भी। अगर तुम्हारा प्लान मुझे पसंद आया तभी इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा। देवराज चौहान उठते हुए बोला। मंजूर है। मोना चौधरी भी उठ खड़ी हुई। दिल्ली कारोल बाग में स्थित चैम्बर ऑफ जमुना प्रसाद की बिल्डिंग में पहली मंजिल पर अर्जुन भारद्वाज की सुपर डिटेक्टिव एजेंसी का ऑफिस। अर्जुन भारद्वाज महज 5 मिनट पहले अपने ऑफिस में पहुंचा था। सुबह से अभी ऑफिस पहुंचा था। किसी केस के सिलसिले में सुबह ही गुड़गांव चला गया था। मीना ऑफिस में मौजूद थी और बंसल कंप्यूटर बैठा एक केस की क्लोजिंग रिपोर्ट तैयार कर रहा था। पंडित सप्ताह की छुट्टी पर अपने घर जयपुर गया हुआ था। अर्जुन ने सिगरेट सुलगाई और टेबल पर पड़ी फाइलों को देखा, जो कि नीना ने उसी के लिए रखी थी। तभी नीना दरवाजा खोलकर भीतर कदम रखती कह उठी, मेरे लिए कुछ काम सर। एक कॉफी और जेके मल्होत्रा को फोन कर दो कि उनका काम हो गया है। बाकी की फीस ले आए और रिपोर्ट ले जाए। मिस्टर मल्होत्रा को ये पसंद आएगा कि वो खुद यहाँ पसंद आएगा। मल्होत्रा ने ही कहा है कि मैं उनके पास न आऊं। उन्हें बुला। उसी पल बाहर कुछ शोर शराबा हुआ। बंसल की भी आवाज सुनाई दी। मैं देखती, कहती हुई नीना पलटी की। 2 लंबे तगड़े जवान दरवाजा धकेलकर भीतर आ गए। पीछे बंसल दिखा। ये जबरदस्ती भीतर आ गए सर। पूछने पर कि आप है सीधा भीतर। ठीक है बंसल। अर्जुन भारद्वाज ने इन दोनों को गहरी निगाहों से देखते हुए बोला, तुम जाओ। बंसल पीछे से गायब हो गया। उन दोनों की उम्र 30-35 के आसपास थी। तगड़े स्वस्थ थे। चेहरे पर जैसे खतरनाक भाव स्थायी थे। एक की नाक चपटी थी, जैसे कभी पुरानी चोट लगी हो वहां पर। मीना कभी अर्जुन को देखती तो कभी उन दोनों को। तू अर्जुन भारद्वाज है, प्राइवेट जासूस? एक ने सड़क छाप अंदाज में कहा। हाँ, तुम लोग कौन हो? आराम से बैठो। और समरपाल चित्रा साहब का नाम सुना है? जरूर सुना है। वो आधा बदमाश है, आधा शरीफ है। तुम्हारा उससे क्या पंगा हो गया? अर्जुन भारद्वाज ने दोनों को देखा। अभी का अभी हमारे साथ चल। समरपाल साहब ने तेरे को बुलाया है, फौरन। अर्जुन भारद्वाज की आंखें सिकुड़ी। मेरे को? प्राइवेट जासूस अर्जुन भारद्वाज को? तू ही है ना अर्जुन भारद्वाज? दूसरा बोला। अर्जुन भारद्वाज ने सहमति से सिर हिलाया। तो बैठा क्यों है? खड़ा हो और हमारे साथ चल, वक्त कम है।
इस बात का वक्त कम है, ये तो तेरे को समरपाल साहब ही बताएंगे। खड़ा हो जा। दूसरा दुर्रा उठा। ये क्या बात हुई कि मेरे ही ऑफिस में घुसकर? उसी पल एक ने रिवॉल्वर निकाल ली। अर्जुन भारद्वाज चुप कर गया। तू सही बोला कि समरपाल साहब आधे बदमाश और आधे शरीफ थे। कोई और वक्त होता तो तेरी अक्ल सीधी कर देता। इस वक्त तू सीधी तरह अभी के अभी हमारे साथ चल ले, नहीं तो तेरे हक में बहुत बुरा होगा। अर्जुन भारद्वाज उसी पल खड़ा हो गया। मैं भी साथ चलूं सर? मीना कह उठी। नहीं, अर्जुन भारद्वाज ने कहा, फिर रिवॉल्वर वाले से बोला, इसे वापस रख ले। चल रहा है ना हमारे साथ? हाँ, पर यह तरीका गलत है। समरपाल चित्रा शानदार जिंदगी बिता रहा था आलीशान बंगले में। रहना खाना नवाबों जैसा। कभी उसकी पुश्ते में कोई राजा था, तब की ही दौलत चली आ रही थी। परंतु समरपाल चित्रा ने दौलत इस तरह दोनों हाथों से लुटाई कि अब इस दौलत की अवशेष ही बचे थे। इतना ही बचा था कि अपनी बाकी की जिंदगी बिता ले। परिवार के नाम पर पत्नी और 2 बेटियां थी, जिनकी वो खास परवाह नहीं करता था। सामने दिख जाए तो हाल चाल पूछ लेता था। उसकी अपनी जिंदगी में ही इतने पंगे थे कि फुर्सत ही नहीं मिलती थी। बंगले की ऊपरी मंजिल पर उसके आदमी हमेशा मौजूद रहते थे कि कहीं झगड़ा फसाद हो जाए तो समरपाल चित्रा सबसे आगे। इलेक्शन में दोनों तरफ की पार्टियों को करोड़ों रुपया देता था कि जो भी जीतेगा उसकी भी हुकूमत चलती रहे। चारों हत्याओं के केस समरपाल चित्रा पर चल रहे थे, परंतु अदालत के सामने परेशानी ये आ गई थी कि उसके खिलाफ सारे गवाह गायब हो चुके थे। वो कहाँ गए, किधर गए, किसी को पता नहीं था। पुलिस खोजबीन करके थक गई थी। उसके केसों से जुड़ी पुलिस वालों की ट्रांसफर हो गई थी। वहां पर अपने पुलिस वाले आ गए जो कि उसके इशारों पर काम करते थे। उम्र 57 साल थी समरपाल चित्रा की। दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी समरपाल चित्रा का नाम चलता था। फिल्मों में पैसा लगाना और फिल्मी पार्टियां ज्वाइन करना उसका शौक था। मशहूर हीरोइनों से मिलकर उसे प्रसन्नता होती थी। एक फिल्म में उसने सिर्फ इसलिए पैसा लगा दिया कि उस हीरोइन ने उसे फिल्मी पार्टी में चुन लिया था और उसके पास कोई फिल्म नहीं थी। इसी से खुश होकर समरपाल चित्रा ने उसके लिए फिल्म प्रोड्यूस कर दी थी, परंतु कई महीनों से उसका हाथ तंग चल रहा था। 2 और हीरोइनें उसे चुन चुकी थी कि वो उसके लिए भी फिल्म प्रोड्यूस कर देगा। शायद कर भी देता, लेकिन हाथ तंग हो जाने की वजह से उसने अपने पास मौजूद बेशकीमती हीरा बेचने की सोची थी। बिचौलियों ने खरीदार के नाम पर शेख को तैयार भी कर लिया था। आज रात गोवा के कैसीनो में शेख के साथ मीटिंग थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। शाम 6 बजे की फ्लाइट से गोवा जाना था, लेकिन परेशानियों का जाल उसके चेहरे पर बिछा हुआ था। तभी एक आदमी ने खबर दी कि अर्जुन भारद्वाज आ गया है। समरपाल चित्रा उसी पल अपने विशाल बंगले के उस हिस्से में पहुंचा जहां अर्जुन भारद्वाज को लाया गया था। बेसमेंट का एक कमरा था जहां अर्जुन भारद्वाज टहल रहा था। पास में वही दोनों
लाने वाले आदमी थे कि तभी समरपाल चित्रा ने भीतर प्रवेश किया। अर्जुन भारद्वाज ने ठिठक कर उसे देखा। ये है। समरपाल चित्रा की निगाह अर्जुन पर थी। उसने अपने आदमियों से पूछा था। जी साहब जी, एक ने कहा। ठीक है, तुम दोनों बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर लो, कोई भीतर न आए। समरपाल चित्रा ने कहा। दोनों बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हो गया। यह सजा सजाया कमरा था, सोफे लगे थे। बैठो जासूस साहब, समरपाल चित्रा ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे तुमसे बेहद खास, महत्वपूर्ण और जरूरी काम है। मुझे रिवॉल्वर दिखाकर यहाँ लाया गया। मैंने ही कहा था कि तुम्हें जल्दी लाए। तकलीफ हुई हो तो माफी चाहता हूँ। तुम दिल्ली के मशहूर प्राइवेट जासूस हो। मैं दिल से तुम्हारी इज्जत करता हूँ, लेकिन इस वक्त ये सब करना जरूरी था। मुझे पहचानते हो? हाँ, अखबारों में कई बार तस्वीर देखी है। खामखा ही मशहूर हो गया मैं। समरपाल चित्रा सोफे पर जा बैठा। तुम भी बैठो। अर्जुन भारद्वाज बैठ गया। मेरे पास समय कम है। 6 बजे की फ्लाइट से मुझे गोवा जाना है। तुम मेरे साथ चलोगे? मैं? लेकिन वक्त कम है। बात सुनो मेरी, समरपाल चित्रा ने गंभीर स्वर में कहा। जो बातें हमें हो रही है वो बाहर न जाए। मुझे जानते हो तो मेरी हैसियत से भी वाकिफ होगे हो या नहीं? हूँ। अर्जुन भारद्वाज की निगाह समरपाल चित्रा पर टिक चुकी थी। तो अब सुनो, मैं एक बेशकीमती हीरा 850 करोड़ में बेचने जा रहा हूँ। 850 करोड़ बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन वो हीरा इससे भी ज्यादा की कीमत का है। पर मैंने काम निपटाने की सोची और पार्टी को हाँ कर दी। आज रात गोवा में हीरा परखने के बाद सौदा हो जाएगा। मतलब कि पैसे का लेन देन हो जाएगा। अर्जुन भारद्वाज बोला। यही मतलब है मेरा। पैसा मैं किस रूप में और कैसे ले रहा हूँ ये मुझ पर छोड़ दो। समरपाल चित्रा ने व्याकुल स्वर में कहा। अर्जुन भारद्वाज ने उसकी परेशानी भाप ली थी। आपकी इन बातों में मेरा क्या काम? अर्जुन पर नजरें टिकाए समरपाल चित्रा ने पहलू बदलते हुए कहा। मुझे खबर मिली है कि कुछ दिन से कोई गुप्त तौर पर हीरे के बारे में, सौदे के बारे में पूछताछ कर रहा था। जैसे कि हीरे का सौदा कब होगा, कहाँ होगा, किन हालातों में होगा। हालांकि ये खबर मेरे बेहद खास लोगों को ही है, परंतु मुझे डर है कि कहीं ये बाहर न निकल गई हो, कोई हीरे पर हाथ न डाल दे। आपको कैसे पता चला कि कोई पूछताछ करता फिर रहा है? मेरे खास आदमी ने ही 2 दिन पहले मुझे बताया था। उसने बताया कि उसे कोई आदमी मिला। अपना नाम तो उसने नहीं बताया, परंतु हीरे की जानकारी देने के बदले वो 2 लाख देने को तैयार था। अब इस बात का क्या भरोसा कि उसने जानकारी उधर भी दी हो और मुझे भी बता दिया। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो किसी और ने 2 लाख लेकर जानकारी दे दी हो, ये बता दिया हो कि मैं गोवा में कहाँ पर हीरे का सौदा कर रहा हूँ। 2 दिन से तो मैंने इन बातों की परवाह नहीं की, परंतु आज जब हीरे के सौदे का वक्त करीब आया तो मुझ पर चिंता सवार हो गई कि कहीं कोई मेरे से हीरा न छीन ले। आपका मतलब है कि मैं हीरो की रक्षा करूं, उसे सुरक्षा दूं? अर्जुन बोला। तो दोस्तों, ये थी यहाँ तक की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।